दोस्तों आज हम जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं, जिसमें शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। कई नवजात शिशु जन्म लेते ही रहस्यमय बीमारी से घिर जाते हैं, यानी कि ट्रांस बच्चे पैदा होने लगते हैं, जिसका कोई भी कारण समझ नहीं आता। इस घटना से डॉक्टर, नर्स, बच्चों का परिवार और पुलिस ये सभी लोग हैरान और डर जाते हैं। लेकिन एक बात सबको सोच में डाल देती है कि इन सभी बच्चों का जन्म आईवीएफ के ट्रीटमेंट से हुआ था। तो क्या ये बस एक संजोग है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे कोई जानबूझकर दबा रहा है। इसी के साथ शहर में लड़कियों की मौत के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो एसीपी माधव और उसकी टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, बहुत सारे छिपे हुए राज बाहर आने लगते हैं। अब इसके पीछे असली गुनहगार कौन है, क्या पुलिस उसे कभी पकड़ पाएगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है अदर्स। ये फिल्म हाल ही में 2025 में रिलीज हुई है, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रात को एक सुनसान सड़क को दिखाया जाता है। वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी कुछ सामान लेकर जा रहा है। आगे जाकर वो एक जगह पर रुकता है, फिर रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और वहाँ पास ही में जाकर छुप जाता है। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने वो पत्थर जानबूझकर वहां पर रखा है ताकि इस रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और वो उन लोगों को लूट सके। अब कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। दो चार गाड़ियां वहां से गुजरती है, फिर तेजी से आ रही एक वैन उस पत्थर से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो बंदा तुरंत ही उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि वो वैन जलकर राख हो गई थी। उसके अगली सुबह हम देखते हैं गांव वाले, पुलिस की टीम, एम्बुलेंस, ये सभी लोग वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और यहाँ पर हम ऑफिसर मीना और ऑफिसर सुरेंद्र को देखते हैं। इन लोगों को छानबीन करने पर कुछ बातें पता चलती है। अब इतने में ही वहाँ पर एसीपी माधव भी पहुंच जाता है। ऑफिसर मीना उसे बताती है कि सर, एक्सीडेंट सुबह 3:20 को हुआ है। हमें घटनास्थल पर 4 लोगों की जली हुई लाशें मिली है। 3 महिलाएं पूरी तरीके से जल चुकी है और एक पुरुष आधा जला हुआ है। लगता है वो पुरुष ड्राइवर था। इस एक्सीडेंट में उसने महिलाओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन डीजल टैंक फटने की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब एसीपी माधव बारीकी से सभी चीजें ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे वहाँ पर वो गाड़ी दिखाई देती है, जिसका कपड़ा हटाने पर उसके नीचे पत्थर छुपा कर रखा गया था। और उस तरह के पत्थर को हमने कल रात भी देखा था, जो उस बंदे ने रास्ते पर रखा था। तो माधव समझ जाता है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट इस पत्थर से टकराने की वजह से हुआ है। अब आसपास देखने पर उन्हें वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वो लोग तुरंत ही कंट्रोल रूम में कॉल करके यहाँ का लोकेशन भेज देते हैं और इस एरिया का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि पिछले रात को इस रास्ते पर क्या हुआ था ये पता चल सके। तो उस सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चलता है कि एक आदमी ने एक्सीडेंट करके चोरी करने के इरादे से उस रास्ते पर पत्थर रखा था। फिर एक्सीडेंट हुआ था और वो बंदा वहां देखने के लिए गया, लेकिन तभी वहां पर ब्लास्ट हो गया। उसके बाद वो आदमी कहाँ गया कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उस ब्लास्ट में किसकी मौत हो गई, उस वैन ड्राइवर की या फिर इस एक्सीडेंट करने वाले बंदे की। अब उसके बाद ऑफिसर मीना और माधव को पता चलता है कि उस वैन का नंबर नकली था, यानी कि वो वैन चोरी की होगी। अब वो वैन कहाँ से आई थी, उसके अंदर मरी हुई लड़कियां कौन है, ये सब कुछ हमें पता करना होगा। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें डॉक्टर मधु को दिखाया जाता है। वो शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करती है। अब हॉस्पिटल में आने के बाद कुछ मेंबर के साथ मीटिंग बिठाई जाती है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का एमडी सब लोगों को खुशखबर देते हुए बताता है कि हम सब लोगों की मेहनत से हमारा हॉस्पिटल 6 नंबर से 2 नंबर पर आ गया है। इसी तरह से हमें अच्छे अच्छे काम करके लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हाँ, हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी होगी, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर जो बाकी के हॉस्पिटल थे, उनका कुछ नेटवर्क सर्वर हैक होने की वजह से वो हॉस्पिटल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। उनका सारा डाटा लीक हो गया, उसका कोई गैर तरीके से इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से उन हॉस्पिटल की बदनामी हो गई। तो उन हॉस्पिटल जैसी लापरवाही हम नहीं कर सकते। अब इसके रिलेटेड एक डॉक्टर पूछती है कि क्या हमारे हॉस्पिटल का नेटवर्क सर्वर हैक होने से इतना कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर मधु उसे बताती है कि हाँ, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। वो हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट का डाटा होता है, कोई भी उस इन्फॉर्मेशन का अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी गलत वे में। फिर मधु एमडी से कहती है कि सर, पुलिस ऑफिसर माधव मेरा फ्रेंड है, क्या हम इसके बारे में उससे बात कर सकते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। तो एमडी कहता है कि नहीं नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, और अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी, और मीडिया वालों को तो ऐसे टॉपिक चाहिए होते हैं। इसलिए हमें सावधानी रखते हुए हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन ठीक से करने होंगे। अब उसके थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल में अनुराधा और प्रकाश नाम का एक कपल आता है। दरअसल उन्हें बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर मधु उनकी रिपोर्ट देखकर बताती है कि देखिए, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। अनुराधा के
एग्स उतने हेल्दी नहीं है कि बच्चा बन सके। तो ये बात सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। प्रकाश कहता है कि हमारे शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन घर वाले और समाज के ताने सुनकर हम दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। डॉक्टर मधु उन दोनों से कहती है कि हमारे हॉस्पिटल में इसी तरह के प्रॉब्लम पर सोल्यूशन दिया जाता है। तुम दोनों को आईवीएफ के थ्रू बच्चा हो सकता है। अनुराधा, तुम्हारे पति प्रकाश के स्पर्म को लेकर उसे चेंबर में सेव किया जाएगा, फिर उसे यूट्रस में इम्प्लांट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सारी प्रक्रिया अच्छे से हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उनकी ट्रीटमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एसीपी माधव को कंट्रोल रूम में देखते हैं। वो एक ऑफिसर को उस वैन के बारे में पता करने के लिए कहता है। शहर के सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वो वैन किस रास्ते से आई थी, किस रास्ते से जा रही थी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे बताओ। अब ये लोग यहाँ पर काम कर ही रहे होते हैं कि तभी ऑफिसर माधव को एक रेस्टोरेंट से मैनेजर का कॉल आता है। वो बताता है कि सर, मैडम ने आपको तुरंत ही रेस्टोरेंट में बुलाया है। उसके बाद माधव तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है। उसे ऊपर बैठने के लिए कहा जाता है। तब एक लड़की उसके पास आकर उसे कार्ड देती है। उसमें लिखा होता है हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। फिर एक लड़की गिटार बजाने लगती है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर मधु की। दरअसल दोस्तों, इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी और डॉक्टर मधु यहाँ पर ऑफिसर माधव को सरप्राइज देती है। माधव ये सब कुछ देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं कितना टेंशन में आ गया था, तुमने मुझे तुरंत ही आने के लिए कहा। ऐसे अर्जेंटली कोई बुलाता है? मैं एक इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहा था। अब ऐसी बात सुनकर मधु नाराज हो जाती है कि उसने सरप्राइज देने के लिए इतनी सारी तैयारी की, लेकिन उसको तारीफ मिलने की बजाय डांट मिल रही है। तो फिर अब माधव भी उसे सॉरी कहता है। गिफ्ट के तौर पर उसे अपनी गन देता है, लेकिन फिर हंसते हुए उसके लिए जो रियल ज्वेलरी का गिफ्ट लाया था वो उसे पहनाता है। वहां से वो दोनों घूमने फिरने के लिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खैर, अब उसी रात को हम एक ब्रिज के नीचे देखते हैं। एक वैन में मारी नाम का बंदा बैठा हुआ था। वो सामने वाली टपरी से खाना लेकर खाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं। वो मारी से कहते हैं कि तुम जो हमें काम करने के लिए कहते हो वो बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमारा बुरा हाल होगा। इसमें हमें पैसे भी मिलते हैं वो बहुत कम है, तो हमें पैसे बढ़ाकर चाहिए। लेकिन अब मारी पैसे बढ़ाकर देने के लिए मना कर रहा होता है। फिर वो लड़के कहते हैं कि आगे के काम के लिए हमें कुछ एडवांस पैसे तो दे दो। अब हाथ धोने के लिए मारी बाहर उतरता है, तो इतने में ही ये 3 लड़के अपना हथियार बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर मारी ने उन्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए तो ये लोग उसे मारने वाले थे। लेकिन तभी मारी उनके हाथ में हथियार देख लेता है। वो गाड़ी के अंदर बैठते ही वो लड़के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन चारों में यहाँ पर जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन मारी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो उनके ही हथियार से उन तीनों लड़कों को मार देता है। फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हें रात के अंधेरे में जमीन के अंदर गाड़ देता है। अब उसके अगले दिन ऑफिसर सुरेंद्र अपनी टीम के साथ जिस रास्ते पर वो वैन का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के आसपास जितने भी गांव होते हैं उन गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करने लगता है। क्या उनमें से किसी ने उस वैन को देखा था? लेकिन लोगों को उस वैन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब पूछते पूछते वो लोग एक गैराज में आ जाते हैं। वहाँ गैराज में काम करने वाला एक लड़का होता है। उससे पूछने पर वो बताता है कि हाँ सर, ऐसी वैन 2 दिन पहले यहाँ पर गियर बॉक्स रिपेयर करने के लिए आई थी। तो ऑफिसर माधव वहाँ पर आकर उसे पूछता है कि क्या तुमने उसको देखने पर कुछ सस्पिशियस दिखा था और उसने तुम्हें पेमेंट कैसे की थी? वो लड़का बताता है कि वो बंदा बहुत ही शरीफ था और उसने कैश के तौर पर पेमेंट की थी, इसलिए उसका नाम और पता कुछ भी मालूम नहीं है। तो ऑफिसर माधव कहता है कि ठीक है, अगर वो दोबारा तुम्हें दिखाई दिए तो हमें तुरंत ही कॉल कर देना। अब माधव वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जो 3 लड़कियों की बॉडी मिली है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। उनमें से एक लड़की एक्सीडेंट होने से पहले ही गाड़ी के अंदर मर चुकी थी, उसके सर पर चोट लगने की वजह से। वो जो मेल की बॉडी मिली है उसके गले में नुकीली चीज लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर एक और शॉकिंग बात बताता है कि वो 3 लड़कियां अंधी थी। ये बात सुनकर एसीपी माधव हैरान हो जाता है। वहां से वो लेडी ऑफिसर मीना से जाकर मिलता है, उसे भी पोस्टमार्टम वाली सारी बात बताता है और ये पता करने के लिए कहता है कि शहर में जितनी भी लड़कियां मिसिंग हुई है क्या किसी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की है, और अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई है तो शायद वो लड़कियां अनाथ होगी। तो शहर के अनाथ आश्रम में जाकर क्या वहां से कोई लड़कियां गायब हुई या नहीं ये देखो, क्योंकि अभी तक तो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई नहीं आया है। अब वहां से माधव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां पर आईपीएस अमृता दास ने इस क्राइम केस के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया था। माधव यहाँ पर आकर उसे सारी जानकारी बताता है और इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए पावर और रुकावट आए वहां पर मदद करने के लिए कहता है। अमृता दास उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारे लेटर जारी कर दूंगी, लेकिन ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो थैंक यू कहकर माधव वहां से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मारी और एक दूसरा बंदा
कुछ महिलाओं को बेहोश करके एक अड्डे पर लेकर आते हैं, उन्हें बेड पर लिटा देते हैं और उस रूम में हम बहुत सारे डिवाइस भी देखते हैं जिनका इस्तेमाल हॉस्पिटल में होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर मधु की तरफ। इन लोगों ने यहाँ पर अनुराधा के आईवीएफ की प्रक्रिया को ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अनुराधा थोड़ी घबराई हुई होती है। अब उसके अगले दिन ऑफिसर मीना और सुरेंद्र अलग अलग ऑर्फनेज में जाकर वहाँ जितने भी लेडीज रहती है उन सभी की फाइल्स इकट्ठा करते हैं। कोई महिला मिसिंग तो नहीं हुई है इसके बारे में पूछताछ करते हैं। वहाँ से वो लोग एक अनाथ आश्रम पहुँचते हैं जहाँ की मदर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर देती है। तो ऐसे में वहाँ पर माधव उस ऑर्फनेज में जाता है। माधव उस महिला मदर से कहता है कि मैडम, हम जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो मामला बहुत ही सीरियस है। इसके लिए हमें ऊपर से भी परमिशन मिल चुके हैं, तो आप हमें कॉर्पोरेट कीजिए और सारी जानकारी दे दीजिए। 2 दिन पहले एक वैन एक्सीडेंट में 3 लड़कियों की मौत हो गई। हम उन्हीं लड़कियों के बारे में पता कर रहे हैं। मदर कहती है कि लेकिन हमारे ऑर्फनेज से तो कोई भी लापता नहीं हुआ है। माधव कहता है मैडम, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हमें रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने ही होंगे। मदर उसे कहती है हम पर्सनल जानकारी किसी को भी नहीं दे सकते, यही ऑर्फनेज की पॉलिसी है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऑर्फनेज के फाउंडर से बात करनी होगी। वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन फिलहाल किसी काम से दूसरे कंट्री में चले गए हैं। माधव कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मदर कहती है हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर माधव उसे कमिश्नर का लेटर दिखाता है, तो अब मदर को यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाने ही पड़ते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं मधु किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। तभी एक नर्स आकर उसे बताती है कि मैडम जल्दी चलिए, अनुराधा की तबीयत बिगड़ गई है। मधु तुरंत ही अनुराधा के पास पहुंचती है, लेकिन अनुराधा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मधु उसे चेक करती है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रखा था। फिर वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। उसके बाद सारी रिपोर्ट फिर से चेक करती है। अब सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था, तो फिर यह अनुराधा की तबीयत कैसे बिगड़ गई? उसे शक हो जाता है कि इस रिपोर्ट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मधु अनुराधा के फिर से टेस्ट करने के लिए कहती है, तो नर्स उसे बताती है कि लैब के इंचार्ज मुकेश सर तो कुछ काम से अपने घर गए हैं। उनकी परमिशन के बिना मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, तुम तुरंत टेस्ट करना शुरू कर दो। तो उसी तरह से नर्स सारे टेस्ट फिर से करती है। 1-2 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलते हैं, तो उसे पढ़ने के बाद डॉक्टर मधु तो शॉक रह जाती है। नर्स कहती है कि पहले तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट ऐसे क्यों दिखा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मधु इसके बारे में रिसर्च करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जली हुई 3 लड़कियों के फिंगरप्रिंट से पुलिस वालों को शहर में जितने भी अनाथ आश्रम होते हैं उन सभी महिलाओं के रिकॉर्ड से वो उनका फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखने लगते हैं, ताकि वो महिलाएं कौन थी उनके बारे में पता चल सके, उनका नाम, पता या फिर कुछ और जानकारी। अब ये काम शुरू तो हो जाता है। पुलिस वालों को अनाथ आश्रम से बहुत सारी महिलाओं की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे। तभी एक फाइल में 140 पेज पर जितने भी महिलाओं के नाम और फिंगरप्रिंट होते हैं वो फिंगरप्रिंट स्क्रीन के एक साइड पर शो हो रहे थे, लेकिन उसके साइड में वो फिंगरप्रिंट मैच हुआ या नहीं ये देखने के लिए तो उस स्क्रीन पर 148 पेज को स्कैन किया गया है, ऐसा दिखा रहा होता है। तो ये देखकर ऐसे भी माधव को शक हो जाता है कि पेज 140 है तो यहाँ पर 148 कैसे दिखा रहा है। तो इसलिए वो फिर से उस फाइल को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि किसी ने उस फाइल में से 2 पन्ने फाड़ दिए हैं। और दोस्तों ये उसी मदर के अनाथ आश्रम की फाइल थी। तो ये लोग तुरंत ही उस अनाथ आश्रम में मदर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उस मदर पर डाउट हो गया था। वहां पहुंचकर वो लोग मदर को बाहर बुलाने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों को कोई छुप कर देख रहा था। अब थोड़ा बहुत वेट करने के बाद वो मदर बिल्डिंग के ऊपर से पुलिस वालों की गाड़ी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मदर ही उन्हें पहले क्लू के तौर पर मिली थी। उससे पूछताछ करने के बाद ही आगे की बातें पता चल सकती थी। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर सभी मीडिया वाले ये खबर शहर में फैला देते हैं कि अनाथ आश्रम की मदर की मौत हो गई है। अब पता नहीं ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। अब उस अनाथ आश्रम की दूसरी महिला से उस फाइल के रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है। वो महिला बताती है कि सर ऐसा हो सकता है कि इसमें से उन लड़कियों के नाम हो जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है। मदर यहाँ पर लड़कियों की शादी भी करती थी। फिर मदर के कमरे को चेक करने पर उन्हें वहाँ पर एक पर्सनल कंप्यूटर मिलता है, लेकिन उसे पासवर्ड डालकर लॉक किया गया था। तो माधव तुरंत एक हैकर को बुलाने के लिए कहता है। फिर उस कमरे में उन्हें कबर्ड मिलता है। ऑफिस से सुरेंद्र उस कबर्ड के दरवाजे को तोड़ देता है, तो अंदर उन्हें मदर का मोबाइल और उस फाइल के फटे हुए पेज में मिल जाते हैं, जिसमें कि कुछ लड़कियों की इन्फॉर्मेशन थी। माधव तुरंत ही उन फिंगरप्रिंट से मैच करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो हैकर लड़का आता है और उस पीसी को अनलॉक करके अंदर सब कुछ डिटेल्स देखने लगता है।
माधव उसे कहता है कि हाल फिलहाल में जितने भी फाइल्स डिलीट हुई है उसे रिस्टोर करो। तो फाइल को रिस्टोर करने पर उन्हें शादी की गई लड़कियों की फोटो और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब यहाँ पर ऑफिसर मीना माधव को कॉल करके बताती है कि सर उन 3 लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। उन लड़कियों के नाम थे जेनिफर, मेरी, जेसिका। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं आईपीएस अमृता दास माधव को बुलाकर केस के बारे में अपडेट पूछती है, क्योंकि अब ऊपर से इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत प्रेशर आ रहा था। माधव बताता है कि मुझे उस ऑर्फनेज की मदर पर शक था। उसके पास से हमें 3 लड़कियों की और उससे शादी किए हुए लड़कों के बारे में पता चला है, लेकिन उन सभी लोगों के नंबर स्विच ऑफ है। तो अमृता उसे कहती है कि ये मामला बहुत ही सीरियस लग रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। माधव कहता है कि मैडम आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं और मेरी टीम जल्द ही इस केस के तह तक पहुंचेंगे। यहाँ इस तरफ हम मधु को देखते हैं तो हॉस्पिटल का चीफ टेक्नीशियन मुकेश एमडी के सामने उसे पूछता है कि मधु तुमने हमारे परमिशन के बिना सैंपल बाहर टेस्ट करने के लिए कैसे भेज दिया। तो यहाँ पर मधु एमडी से कहती है कि सर मुझे इस मामले में आपसे अकेले में बात करनी है। तो एमडी मुकेश को बाहर जाने के लिए कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। मधु एमडी को बताती है कि सर हमारे हॉस्पिटल में अनुराधा नाम के पेशेंट पर आईवीएफ की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद उसकी हालत बहुत ही एबनॉर्मल हो गई। मुझे शक हुआ, ब्लड टेस्ट करने पर पता चला कि उसके ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स थे। मैंने वैसे ही दूसरे ही पेशेंट का भी सैंपल चेक किया तो उसमें भी मुझे ब्लैक लिस्ट स्टेरॉइड मिला। सर हमारे टेस्ट की प्रक्रिया में किसी ने गड़बड़ी की है। पेशेंट की हालत और रिपोर्ट देखने पर पता चलता है कि सब कुछ मैनिपुलेट किया गया है। अब ये बात सुनकर एमडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके हॉस्पिटल की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो उनका हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मधु कहती है मैंने इस टेस्ट के लिए एक और रिपोर्ट मंगाई है, उसके आने तक हमें इंतजार करना होगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि असल में क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में मीना उन 3 लड़कों के बारे में पता करती है। दरअसल ये लड़के छोटे मोटे क्राइम और चोरियां करते थे, और दोस्तों ये वही 3 लड़के थे जिन्हें मारी ने वैन के अंदर मारकर जमीन के अंदर दफन कर दिया था। ये वही 3 लड़के थे, लेकिन अभी तक पुलिस को उनके बारे में पता नहीं चलता। अब यहाँ हॉस्पिटल में मधु डॉक्टर मुकेश से गुस्से में सवाल करती है कि मुझे लगता है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। पेशेंट के ब्लड में स्टेरॉइड कैसे मिल सकता है? क्या तुमने इसके बारे में जांच नहीं की थी? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन डॉक्टर मुकेश कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जब मैंने चेक किया था तो सब कुछ ठीक था, बाद में पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कहकर वो घबराते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन तभी रास्ते पर मारी आकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन ऑफिसर मीना उस ऑर्फनेज के मदर की कॉल हिस्ट्री लेकर आती है। उस रात ये लोग जब ऑर्फनेज में पहुंचे थे तो उससे पहले मदर ने किसी के साथ फोन पर बात की थी। उस नंबर पर कॉल करने पर वो फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब उसके अगले सीन में एक दूसरे अनाथ आश्रम से एक महिला पुलिस स्टेशन में आती है। वो माधव को बताती है कि सर कुछ दिन पहले आपकी टीम हमारे अनाथ आश्रम में पूछताछ करने के लिए आई थी। तब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हमारे अनाथ आश्रम में कुछ घटनाएं मुझे सस्पिशियस लगी, इसलिए मैं हिम्मत करके आपको बताने के लिए आई हूँ। वो बताती है कि 2 हफ्ते पहले उनके अनाथ आश्रम में चार्ल्स नाम का एक आदमी आया था। उसने कहा कि उसके शहर में बहुत बड़े बड़े बिजनेस है। उसने हमारे अनाथ आश्रम को 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए। कुछ महीनों का राशन, खान पान सब कुछ स्पॉन्सर किया। फिर महिलाओं का आंखों का ऑपरेशन करने के लिए, उनकी शादी करने के लिए पैसे देने का वादा किया। तो माधव उससे पूछता है कि वो दिखता कैसा था। वो लेडी बताती है कि उस दिन मैंने उनका फोटो लिया था, और वो उसका मोबाइल में फोटो दिखाती है। माधव कहता है कि ठीक है, हम इसे पकड़ लेंगे। अब उस लेडी के जाने के बाद मधु माधव को अर्जेंटली कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात उसे बतानी थी। माधव भी गाड़ी लेकर तुरंत उसके पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कंट्रोल रूम से कॉल आता है। उन लोगों को एक्सीडेंट हुई थी वैसे ही एक वैन एक जगह पर दिखाई दी थी। तो माधव गाड़ी को रिवर्स लेकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। ऑफिसर माधव को बताता है कि सर इस वैन का कलर एक्सीडेंट वाली वैन जैसा ही है, और इस गाड़ी को भी वही नकली नंबर प्लेट लगाई गई है। हम देख रहे हैं कि ये गाड़ी पिछले 20 मिनट से उसी जगह पर खड़ी है। अब वो ऑफिसर वो वैन कहाँ खड़ी है उसके लोकेशन को पता करता है, और माधव को बताता है कि सर ये वैन तो आपके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। अब ये पता चलते ही माधव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मधु उसी रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए आई होगी। वो तुरंत ही मधु को कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मधु इंतजार करके बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट से जाने लगती है। इतने में ही उस वैन के अंदर के लोग मधु की स्कूटी को ठोक देते हैं, उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ये जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे उसके बारे में मधु को पता चल गया था। अब मधु ने हेडफोन लगाए थे। वो तुरंत ही माधव का कॉल उठाती है, तो माधव उसे वहां से बचकर भागने के लिए कहता है। वो तुरंत ही स्कूटी लेकर वहां से आगे जाने लगती है। यहाँ पर वो लोग भी मधु को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तो कंट्रोल रूम से माधव तुरंत ही उस एरिया के आसपास
जितने भी पुलिस होते हैं उनको कांटेक्ट करके मधु को बचाने के लिए कहता है। अब ऑफिसर मीना और सुरेंद्र उन लोगों को घेर लेते हैं। अब वैन में बैठे हुए दो आदमी वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनमें से एक आदमी को गोली मार के मार देती है। अब दूसरा बंदा होता है वो मारी। वो तुरंत ही गाड़ी से ब्रिज के नीचे कूद जाता है, यानी कि पानी में कूदकर वो उनके हाथ से बच गया था। अब अपराधी को अपने हाथ से निकलता हुआ देखकर माधव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं मधु माधव को हॉस्पिटल में बुलाकर एक प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि जिन भी कपल को इनफर्टिलिटी का इशू होता है उन्हें हम आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा करने के लिए मदद करते हैं, लेकिन कोई है जो इन प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रहा है। कुछ समय से किसी का भी इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारे पेशेंट अनुराधा का इलाज करते वक्त मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। कोई रिपोर्ट को बदलकर हार्मोन्स चेंज करने वाली दवा मिला रहा है, जिससे कि बच्चा ना तो लड़का पैदा हो रहा है ना ही लड़की, यानी कि ट्रांस बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनकर माधव भी शॉक रह जाता है। उस हॉस्पिटल का एमडी भी अब माधव से मदद मांगता है कि इस मामले को तुरंत ही रोकना होगा, वरना बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मधु उसे बताती है कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में मुकेश नाम का एक डॉक्टर काम करता था। मुझे उस पर शक हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कहीं गायब है। तो हॉस्पिटल में मुकेश के अंडर काम करने वाले एक आदमी को पकड़ा जाता है। पुलिस उसे बहुत ज्यादा मारती पीटती है, तो वो आदमी चार्ल्स नाम के एक बंदे का नाम लेता है और उस अनाथ आश्रम में काम करने वाली महिला ने भी चार्ल्स का ही नाम लिया था। पुलिस उस आदमी को चार्ल्स के फोटो दिखाते हैं तो वो उसे पहचान लेता है। अब वो आदमी एक जगह के बारे में बताता है। पुलिस रात को उस जगह पर जाती है। चार्ल्स वहां पर एक बॉक्स लेकर घर के अंदर जाता है। अब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन माधव जैसे तैसे करके चार्ल्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आता है। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि वो सारी सच्चाई बता सके। चार्ल्स बताता है कि ये काम करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। उसने उस मदर के ऑर्फनेज में जाकर पहले उनका भरोसा जीता, फिर ऑर्फनेज में पैसे डोनेट किए और उनकी मदद करने के लिए हमारे 3 बंदों से उन 3 लड़कियों की शादी करवा दी। हमारा काम बस लड़कियों को टारगेट करना होता है, फिर उन्हें ट्रीटमेंट देकर उनसे ट्रांस बच्चे पैदा किए जाते हैं। अब इतना खतरनाक प्लान सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। माधव उससे पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। और दोस्तों, अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। चार्ल्स बताता है कि उसका नाम वेदा है। वो दिखता बहुत ही मासूम है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से शैतान है। और दोस्तों, वो लड़का और कोई नहीं है बल्कि उस गैराज में काम करने वाला बंदा था। अब ऐसे भी माधव उससे पूछता है कि तो फिर उन लड़कियों की मौत क्यों हुई। चार्ल्स बताता है उन लड़कियों को शादी होने के कुछ दिन बाद वेदा उन्हें वैन के अंदर डालकर ले जा रहा था। एक लड़की अचानक ही गाड़ी से रास्ते में गिर गई। उसके सर पर गहरी चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी वेदा ने उसे गाड़ी के अंदर डाला। रास्ते में ही उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन आगे जाते वक्त बीच रास्ते में एक पत्थर से टकराने की वजह से उनकी वैन का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। फिर जिस आदमी ने उस रास्ते पर पत्थर रखा था वो आदमी उनके पास चोरी करने के लिए गया। तब उस एक्सीडेंट में वेदा मरा नहीं था। वेदा ने उन लड़कियों के साथ उस आदमी को भी मार डाला और उस वैन का ब्लास्ट करवा दिया। अब दोस्तों समझ में आया, फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया था 3 लड़कियां जली हुई हालत में मिली थी और एक आदमी आधा जला हुआ मिला था, यानी कि उस हादसे में वेदा बच निकला था। अब माधव उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पहचान सकते हो। चार्ल्स कहता है हाँ। तो माधव एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर वेदा का स्केच बनाने के लिए कहता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वेदा ही पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब उस वक्त ये लड़का वेदा है, ये बात पुलिस को पता नहीं थी। वो यहाँ पर अपना नाम मारी बताता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाता है कि कुछ महीने पहले मेरी बहन के एक आदमी से शादी हुई थी, लेकिन उस गांव में जाकर देखा तो वहाँ पर ना ही मेरी बहन है ना ही वो आदमी जिससे मेरी बहन ने शादी की थी। प्लीज सर मेरी बहन को ढूंढ दीजिए, ऐसा कहकर रोने लगता है। इतने में ही हम देखते हैं एक कांस्टेबल खाना लेकर जेल के अंदर जाकर चार्ल्स को दे देता है। अब यहाँ पर ऑफिसर सुरेंद्र इस केस के बारे में माधव को जाकर बताता है। माधव उससे कहता है कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। इतने में ही जेल से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो खाने में जहर मिलाने की वजह से चार्ल्स की वहीं पर मौत हो जाती है। और दरअसल दोस्तों, उस खाने में जहर इस लड़के वेदा ने ही मिलाया था ताकि वो चार्ल्स से सच्चाई ना बता सके। ये देखकर माधव अपनी टीम पर चिल्लाने लगता है, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से इसकी जान चली गई, अब हम वेदा का पता कैसे लगाएंगे। तभी वो लड़का कहता है कि सर मैं इसे जानता हूँ, ये आदमी मेरी बहन की शादी में आया था और मेरी बहन के पति का नाम ही वेदा है। माधव कहता है कि अगर तुमने वेदा को देखा है तो उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करो। अब उस लड़के के कहने पर स्केच बनाया जाता है। अब हमने जिस आदमी मारी को देखा था ये वेदा उसका ही स्केच बना देता है ताकि पुलिस उसे छोड़कर मारे को वेदा समझकर पकड़ सके। फिर पुलिस चार्ल्स की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो उन्हें एक नंबर कॉमन मिलता है। उस नंबर के लोकेशन को ट्रैक करके वो एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हैं। अब उसके घर में अब वहां पर लगी हुई फोटो देखकर माधव तो हैरान हो जाता है कि इसके जैसे दिखने वाला लड़का उनके पुलिस स्टेशन में अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। उस फोटो के बारे में पूछने पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि सर ये मेरी बेटी है जिसका नाम है वेदिका, ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। इतने में ही दूसरी तरफ वेदा पुलिस स्टेशन में कॉल करके लेडी ऑफिसर मीना को एक जगह पर बुलाता है। कहता है कि
मैडम मुझे वेदा के बारे में पता चल गया है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। तो मीना वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरी बेटी वेदिका बहुत ही होशियार थी, पूरे जिले में फर्स्ट नंबर लेकर आई थी। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, इसके लिए हम सभी लोग खुश थे। लेकिन फिर अचानक ही उसका बर्ताव अजीब सा हो गया। वो लड़कों जैसी हरकतें करने लगी, लड़कों जैसे कपड़े पहनने लगी। मैं भी ये सब कुछ देखकर परेशान हो गया। मैंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। उसका शरीर लड़की का है, लेकिन अंदर से वो एक लड़का है। अगर आप गुस्से में आकर कुछ भी करोगे तो वो अपनी जान भी ले सकती है। अब वेदिका का पिता अपनी बेटी को समझता है, वो जैसे भी है वो उसे एक्सेप्ट करता है और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भेज देता है। लेकिन वहां पर सभी लोग वेदिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। वेदिका फॉर्म भरते वक्त मेल और फीमेल इनमें से कोई भी टिक नहीं करती। तो इसके बारे में वहां पर काम करने वाला एक आदमी पूछता है तो वो उसे कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमने तुम जैसे लोगों के लिए तीसरा कॉलम भी बनाया है अदर्स नाम से, तुम वहां पर टिक कर सकती हो। उसके बाद कॉलेज में भी टीचर्स लोग वेदिका को इग्नोर करने लगते हैं। वो कितनी भी अच्छी स्टडी करे, प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर्स लेकर आए, लेकिन कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता। कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो उसे बहुत तंग करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। अब इन सारी घटनाओं से वेदिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद को और भगवान को कोसने लगती है कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया, जबकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो कहती है कि अब मैं दुनिया से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आज से वो अपना नाम वेदिका बदलकर वेदा रखती है और दुनिया से बदला लेने की ठान लेती है। यानी कि अगर दुनिया में उसके जैसे ट्रांस लोग बहुत सारे होंगे तो हर कोई उनकी भी बात मानेगा, उसके जैसे लोगों की भी रिस्पेक्ट होगी। वो सभी लोग खुशी के साथ काम कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, अपनी लाइफ आजादी से जी सकेंगे। इसलिए वो अपनी एक टीम बनाकर जो भी कपल आईवीएफ के थ्रू बच्चा करते हैं उनके टेस्ट में हार्मोन चेंज करके उनके बच्चों को ट्रांस बना देती है। इसी तरह से कुछ ही महीने में वो ये काम बहुत ही होशियारी से कर रही थी। लेकिन उस रात एक्सीडेंट होने की वजह से पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। ऑफिसर मीना उस अड्डे पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें डॉक्टर मुकेश की लाश मिलती है। इतने में वहां पर मीरा भी आ जाता है, लेकिन पुलिस उसे वेदा समझकर पकड़ने की कोशिश करती है। अब मीना माधव को कॉल करती है, लेकिन माधव बिजी होने की वजह से उसका कॉल नहीं उठाता। तो मीना अपनी लोकेशन और वॉइस मैसेज उसे सेंड कर देती है। इतने में वहां पर असली वेदा आता है और मीना के पेट में वार करके उसे जान से ही मार देता है। अब उसके बाद माधव और सुरेंद्र तुरंत ही मीना ने बताई गई लोकेशन पर जाने लगते हैं। यहाँ उस अड्डे पर वेदा अपने ही आदमी मारे को शूट करके मार देता है। कहता है कि अब पुलिस इसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालेगी और मैं बच जाऊंगा। एसीपी माधव जब उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक ऑफिसर मीना मर चुकी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि वो अपने टीम मेंबर को बचा नहीं पाया। अब उस बूढ़े आदमी की वजह से माधव को असली वेदा कौन है ये पता चल गया था। माधव तुरंत ही उस गैरेज में जाता है तो उस जगह के अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ी जगह बनाई होती है जहाँ पर महिलाओं के ऊपर ट्रीटमेंट की जाती थी और वेदा यहाँ पर ट्रांस बच्चे पैदा करने का प्रोसेस करता था। अब वेदा यहाँ पर ऑफिसर माधव को देखकर हैरान हो जाता है कि माधव को उसके बारे में कैसे पता चला। इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। वेदा उसे कहता है कि इस समाज ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए मैं बदला लेकर सबको बर्बाद कर दूंगा। माधव उसे कहता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दो। अब उन दोनों की लड़ाई के दौरान वेदा के शरीर के कपड़े फट जाते हैं तो माधव उसे ढकने के लिए कपड़ा देता है। अब ये देखकर वेदा के अंदर जो लड़की थी वो फूट फूट कर रोने लगती है। उससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत काम कर रही थी। अब फाइट करने की वजह से वेदा बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, उसका खून भी बह गया था तो वो बेहोश हो जाती है। इतने में ही उस लोकेशन पर पुलिस की टीम और एम्बुलेंस भी आ जाते हैं। माधव वेदा को उठाकर गाड़ी के अंदर डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। इस तरह से दोस्तों ये अपराधी पकड़ा जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।